वेलकम बैक टू सीजी शिक्षा मैडी साथ साथ जैसा कि हम लोग देख रहे हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स का 14 चैप्टर गणितीय कथनों की जांच में। तो गणितीय कथनों की जांच के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो सीधा करके किन्हीं भी तीन क्रमागत कम संख्याओं का योग हमेशा 6 का गुणज होता है। तो गुणज के बेस पे हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं भाई कि ये गुणज के बेसिस पे हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएंगे। इस चीज़ को हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हुए चलते हैं, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को सॉल्व कर लेते हैं। तो हमको दिया तीन क्रमागत कम संख्या का योग हमेशा 6 होता है। तो माना कि तीन क्रमागत संख्याएं माना कि तीन क्रमागत संख्याएं माना कि तीन क्रमागत संख्याएं 2n-2 2n और 2n+2 है, यहाँ से है। इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में हम लोग इस चीज़ को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं भाई, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों को ये चीज़ जानकारी होनी चाहिए कि यहाँ पर कि किन्हीं भी तीन क्रमागत कम संख्याओं की हमेशा 6 का गुणज होता है। तो माना कि तीन क्रमागत संख्याएं क्या है, 2n-2 2n है 2n+2 के माध्यम से, ठीक है। तो माना कि तीन क्रमागत संख्याएं 2n-2 2n और 2n+2 के माध्यम से है। तो सीधा करेंगे किन्हीं भी तीन क्रमागत कम संख्याओं की योग हमेशा 6 का गुणज होता है। तो इस गुणज के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या करने वाले हैं, आगे सॉल्व करने वाले हैं भाई, ठीक है। कि ये दोनों किसके बेसिस पे हो जाएगा, किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेंगे। तो ये सारी चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं भाई, ठीक है। कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेगा। तो माना कि तीन क्रमागत संख्या 2n-2 2n और 2n+2 के माध्यम से है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग जानते हैं चूँकि यहाँ पर चूँकि p = यहाँ पर हो जाएगा तीनों क्रमागत संख्याओं का योग, ठीक है। p = हो जाएगा तीनों क्रमागत संख्याओं का योग के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं। चूँकि p = हो जाएगा तीनों क्रमागत संख्याओं का योग के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं, ठीक है। तो तीनों क्रमागत संख्याओं का योग के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं। हमारे पास ये किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ से p के बेसिस पे देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा 2n-2 प्लस 2n प्लस हो जाएगा 2n+2। अब यहाँ से आगे देखते हैं, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन हमारे पास ये दिए गए कि सीधा करेंगे किन्हीं भी तीन क्रमागत कम संख्याओं का योग हमेशा 6 का गुणज होता है। तो माना कि तीन क्रमागत संख्याएं 2n-2 2n और 2n+2 के माध्यम से है। तो चूँकि p = तीनों क्रमागत संख्याओं का योग p = हो जाएगा 2n-2 और 2n+2 के माध्यम से हो जाएगा। तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं भाई, ठीक है। कि ये दोनों किस किस के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में होगा और किसके बेसिस पे होगा। तो p = हो जाएगा 2n-2 प्लस 2n+2n+2 के माध्यम से हो जाएगा। क्योंकि ब्रैकेट को यहाँ पर मैं ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। ब्रैकेट को यहाँ से ओपन करते हैं तो हमारे पास ये कंटेंट आ रहा है p = 2n-2 प्लस 2n प्लस 2n+2 के माध्यम से आ जाएगा, ठीक है। तो जब भी हम लोग इस चीज़ को p के बेसिस पे करेंगे तो 2n-2 प्लस 2n+2 के माध्यम से आ जाएगा। तो p का वैल्यू यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, इस चीज़ को देखेंगे तो 2n कितना हो जाएगा हमारे पास 6n हो जाएगा, -2 + 2 के साथ कट जाएगा। अब यहाँ पर सिद्ध होता है, देखिए, ठीक है। क्योंकि p = 6n के बेस पे होता है और यहाँ पर p = 6n है और जहाँ पर n इज बिलोंग्स टू क्या है आप लोगों का नेचुरल नंबर के पास है। इसलिए तीन क्रमागत संख्याओं का इसलिए तीन क्रमागत संख्याओं का योग 6 का गुणज होता है।
गुणज इट्स प्रूव्ड, यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था भाई। ठीक है, तो जब भी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेंगे तो आप लोग इस चीज़ को आप लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, इजीली प्रूव कर सकते हैं भाई कि ये किसके अकॉर्डिंग में रहेगा। तो वो 3 क्रमागत संख्याएं के बेस पे हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं। 2n-2, 2n और 2n+2 के माध्यम से देख सकते हैं, चूँकि p = तीनों क्रमागत संख्याओं का योग p = 2n-2 और 2n+2 के माध्यम से p = 2n-2 और 2n+2n+2 के माध्यम से तो p = 6n, तो p = 6n, n इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के बेस पे हम लोग इस चीज़ को, तो यहाँ पर अगर n के बेस पे नेचुरल नंबर पे बिलोंग कर रहा है तो 1 2 3 के माध्यम से आ जाएगा, w = बिलोंग करेगा तो 0 के बेस पे हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 बेसिस पे हो जाएगा जब हमारे पास ये चीज़ दिया रहेगा। तो क्योंकि क्वेश्चन में हमारे पास ये डायरेक्टली बोल दिया गया है कि किन्हीं भी 3 क्रमागत कम संख्याओं का योग हमेशा 6 का गुणज होता है, तो गुणज के बेस पे आप लोग इस चीज़ को आप लोग यहाँ से जान सकते हैं भाई। ठीक है, कि गुणज के बेसिस पे ये कंटेंट के अनुसार से होता है। ठीक है, तो योग के बेस पे आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं, जैसे कि हम लोग यहाँ पर गुणन की संक्रिया के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखे थे कि गुणन की संक्रिया के बेस पे हमारे पास ये सारे चीज़ होते हैं इस कंटेंट के अनुसार से, जैसे कि हमारे पास ये गुणन संक्रिया में हमारे पास था ये एक प्लस का मल्टीप्लाई आप लोगों के प्लस के बेसिस पे आया था, और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस के बेस पे, ये आप लोगों का प्लस ही होता है, प्लस माइनस का माइनस ही होता है, माइनस माइनस का प्लस होता है, बड़ माइनस प्लस का माइनस। इस चीज़ को आप लोग यहाँ से गुणन संक्रिया में जान सकते हैं, जिसको प्रीवियस वीडियो लेक्चर में ये बताया जा चुका है। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा कि गुणन संक्रिया में आपके पास क्या क्या होता है, जैसे कि गुणन तत्समक के बेस पे आप लोग परमेय संख्या के बेस पे पढ़े थे, तो यहीं पर आप लोग को गुणन संक्रिया के बेस पे भी प्लस प्लस के माध्यम से आप लोगों का प्लस होता है, प्लस माइनस के माध्यम से माइनस के बेस होगा, माइनस माइनस के माध्यम से आप लोगों का प्लस के बेसिस हो जाएगा, माइनस प्लस के माध्यम से माइनस के भी बेसिस में होगा। तो ये सारे चीज़ को भी आप लोगों को यहाँ से जानना है भाई कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और किस किस के बेसिस पे रहेंगे। तो ये सारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और किस किस के बेसिस में हमारे पास आते जाएंगे। तो ये सारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और किस किस के बेसिस पे रहेंगे। तो ये सारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और किस किस के बेसिस पे रहेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते चले जाते हैं कि हमारे पास क्या क्या कंटेंट आते हैं और किसके किसके बेसिस में आते जाते हैं। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या क्या कंटेंट रहेंगे और किसके बेसिस पे रहेंगे, ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से 1 बाय 1 करके क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसी क्वेश्चन को हम लोग आगे बढ़ाते हुए देखते हैं भाई हमारे पास इसके अकॉर्डिंग में क्या क्या कंटेंट आएंगे और किसके बेसिस में आएंगे। तो गुणन संक्रिया के अंतर्गत हमारे पास ये है कि प्लस प्लस के माध्यम से प्लस के माध्यम से करते हैं, प्लस माइनस का माइनस के माध्यम से होता है, माइनस प्लस का प्लस के माध्यम से होगा, माइनस प्लस का माइनस के बेसिस पे हो जाएगा। तो गुणन संक्रिया के अंतर्गत में हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं भाई कि जैसे कि हमारे पास है 6 × 4 6 × -4 -6 -4 -6 +4 चार कंटेंट है। देखिए हमारे पास ये चार तरीके से हैं, एक आप लोगों को 6 4 के बेस पे है, एक 6 -4 के बेस पे है, एक -6 और -4 के बेस पे है, एक -6 और +4 के बेस पे है। ठीक है, तो इस कंटेंट के अनुसार से हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं, 6 4 के बेस पे हो जाएगा, 6 -4 के बेस पे हो जाएगा, -6 और -4 के बेस पे हो जाएगा, -6 और 4 के बेसिस पे हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अनुसार से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के बेस पे हमारे पास ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेगा, तो इस क्वेश्चन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आगे सॉल्व कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे। तो ठीक है, तो 6 और 4 के बेस पे देखेंगे तो प्लस प्लस का मल्टीप्लाई प्लस के बेस पे होता है, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस के बेस पे हो जाएगा, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस के बेस पे हो जाएगा, माइनस प्लस का माइनस के बेस पे हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस प्लस का
प्लस के बेस पे देखेंगे, प्लस माइनस का माइनस के बेस पे देखेंगे, माइनस माइनस का प्लस के बेस पे देखेंगे, माइनस प्लस का माइनस के बेस पे हो जाएगा तो प्लस प्लस का मल्टीप्लाई प्लस के बेसिस हो जाएगा, प्लस माइनस का माइनस के बेस हो जाएगा, माइनस माइनस का प्लस के बेस हो जाएगा, माइनस प्लस का माइनस के बेसिस हो जाएगा। तो जब भी आप लोग इस चीज़ को देखेंगे तो यहाँ पर गुणन के रूप में आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि गुणन के रूप में आप लोगों के पास क्या क्या कंटेंट के अनुसार आएगा, किसके बेसिस में आएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर आ जाएगा 6 4 12, 6 4 माइनस 12, यहाँ पर 24, यहाँ पर भी माइनस 24, सॉरी इसको 12 बोल रहा था, 6 4 24, प्लस प्लस का मल्टीप्लाई प्लस, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस, माइनस 24, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस 24, माइनस प्लस का माइनस, माइनस 24। इस कंटेंट के अनुसार से देखिए गुणन संक्रिया के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो ठीक है। तो इस कंटेंट के अनुसार से आपके पास ये आ गया कि प्लस प्लस का प्लस होता है, इस चीज़ को हम लोग देखेंगे तो ये आप लोगों के प्लस के माध्यम से है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को यहाँ से जान सकते हैं भाई कि जब ये प्लस का प्लस के साथ होगा तो प्लस ही आएगा, जब प्लस का माइनस के साथ होगा तो माइनस आएगा, बट माइनस का माइनस के साथ होगा देन प्लस, और माइनस का प्लस के साथ होगा देन माइनस। इस कंटेंट के अनुसार से हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं। क्लियर? तो प्लस का हम लोग देखेंगे प्लस के साथ होगा तो प्लस ही होगा, बट प्लस का हम लोग देखेंगे माइनस के साथ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस, लेकिन माइनस का देखेंगे माइनस के साथ तो प्लस, बट माइनस का देखेंगे प्लस के साथ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। इस चीज़ को याद रखिएगा आप लोग हमेशा। ठीक है, क्योंकि 6 4 जा यहाँ पर 24 होता है, प्लस प्लस का प्लस, एक प्लस और एक माइनस है तो 6 4 जा माइनस 24 होगा, क्योंकि प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस होता है, बट माइनस का मल्टीप्लाई माइनस के साथ होगा तो 6 4 जा 24 हो जाएगा, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा, माइनस 6 और प्लस 4 के माध्यम से हो जाएगा तो 6 4 जा यहाँ पर क्या हो जाएगा 24 के माध्यम से हो जाएगा, ये माइनस के बेस हो जाएगा। तो जब भी प्लस प्लस के बेस इस पे देखेंगे तो प्लस के माध्यम से हो जाएगा, एक प्लस माइनस के माध्यम से देख सकते हैं, एक को माइनस माइनस के माध्यम से देख सकते हैं। तो एक गुणन संक्रिया के अंतर्गत में आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं, जैसे कि गुणन तत्समक के रूप में हम लोग इस चीज़ को करते हैं, गुणन तत्समक के रूप में हम लोग जब एक चीज़ पढ़ते हैं भाई, जब भी हम लोग गुणन तत्समक के रूप में पढ़ते हैं, जब गुणन तत्समक के अंतर्गत हमारे पास ये सारे चीज़ आती हैं कि गुणन तत्समक के अकॉर्डिंग में जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, किसके अकॉर्डिंग में देखते हैं, गुणन तत्समक के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो गुणन तत्समक के बेस पे भी हमारे पास ये कंटेंट के अकॉर्डिंग में आता है, गुणन तत्समक के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में हमारे पास ये सारे चीज़ आते जाएंगे। ठीक है, तो जब भी हम लोग इसको गुणन के रूप में देखेंगे तो गुणन तत्समक के रूप में भी हमारे पास ये आ जाएगा, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएंगे और किसके बेसिस पे आएंगे, ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो चलिए इसी क्वेश्चन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को क्या कर लेते हैं, सॉल्व आउट कर लेते हैं भाई कि दोनों क्वेश्चन के बेसिस पे क्या क्या कंटेंट आएंगे। ठीक है, तो गुणन तत्समक के रूप में हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, तो कोई भी संख्या जिसमें एक का गुणा करने पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो एक को गुणन तत्समक कहते हैं। एक को क्या कहते हैं, गुणन तत्समक कहते हैं यहाँ पर। तो गुणन तत्समक के बेस पे हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी भाई कि कोई भी संख्या जिसमें एक गुणा करने पर उसके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, उसके मान में कोई भी परिवर्तन
नहीं होता है। तो एक के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई हमारे पास से किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेगा। तो कोई भी संख्या जिसमें एक का गुणा करने पर उसके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, एक को गुणन तत्समक के रूप में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। एक को किसके रूप में इस्तेमाल करते हैं, एक को हम लोग गुणन तत्समक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो गुणन की संक्रिया में जब भी आप लोग सॉल्व करते चले जाएंगे तो जब भी प्लस प्लस के माध्यम से देखेंगे तो प्लस प्लस का मल्टीप्लाई आप लोगों का प्लस के ही बेसिस पे हो जाएगा, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई आप लोगों का माइनस के बेस पे हो जाएगा, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई आप लोगों के पास प्लस के बेसिस पे हो जाएगा और माइनस प्लस का मल्टीप्लाई माइनस के बेस पे हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो यहाँ से हो जाएगा प्लस का मल्टीप्लाई हम लोगों के पास प्लस के बेस पे हो जाएगा और यहाँ पर प्लस का मल्टीप्लाई माइनस के बेस पे हो जाएगा। यहाँ पर माइनस का मल्टीप्लाई आप लोगों के यहाँ पर माइनस के बेसिस हो जाएगा, बट यहाँ पर माइनस का मल्टीप्लाई यहाँ पर प्लस के बेसिस हो जाएगा। तो जब भी हम लोग इस चीज़ को देखते हैं प्लस प्लस का मल्टीप्लाई प्लस के माध्यम से आएगा, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस के माध्यम से आएगा, बट माइनस का मल्टीप्लाई माइनस के बेस पे होगा तो प्लस आएगा, बट माइनस का मल्टीप्लाई प्लस के साथ होता है तो माइनस होता है। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना। जैसे एग्जांपल के बेस पे आप लोग यहाँ पर बताया था कि 6 4 जा 24 होता है, क्योंकि ये भी प्लस है ये भी प्लस है तो प्लस प्लस का मल्टीप्लाई प्लस के माध्यम से हो जाएगा। ये प्लस है ये माइनस है तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस होता है, इसलिए 6 4 जा माइनस 24 हो जाएगा। ये आप लोगों का माइनस है, ये आप लोगों का माइनस है तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस होता है, इसलिए 6 4 जा 24। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं -6 और ये +4 के बेस हो जाएगा तो 6 4 जो यहाँ पर 24 हो जाएगा, बट प्लस माइनस का मल्टीप्लाई क्या होता है माइनस के बेस पे होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन के बेस पे। तो गुणन तत्समक के लिए हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं भाई कि कोई भी संख्या जिसमें एक का गुणा करने पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, एक को गुणन तत्समक कहते हैं। तो गुणन तत्समक के बेस पे हम लोग इस चीज़ को यहाँ पर लिख सकते हैं भाई कि कोई भी संख्या जिसमें एक का गुणा करने पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, एक को गुणन तत्समक कहते हैं। तो कोई भी संख्या जिसमें एक का गुणा करने पर उसके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, एक को गुणन तत्समक कहते हैं। ठीक है, एक को हम लोग क्या कहते हैं, गुणन तत्समक के बारे में हम लोग इस चीज़ को इस्तेमाल भी करते हैं और गुणन तत्समक के रूप में हम लोग जानते हैं। तो जब भी आप लोग परिमेय संख्या के बेसिस में पढ़ेंगे, परिमेय संख्या के अंतराल में जब आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे या परिमेय संख्या के बेसिस पे आपके पास सारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में आते जाएंगे, तो वहाँ पर आप लोगों का गुणन तत्समक के रूप में जो भी यूजेस करने के लिए आएगा तो वहाँ पर आप लोग एक को यूज कीजिएगा, क्योंकि एक ऐसी संख्या है जिसको हम लोग किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो उसका मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है, जितना वैल्यू रहता है उतना ही उसका मान होता है भाई। ठीक है, तो इस कंटेंट को आप लोग इस चीज़ के हिसाब से आप लोग गुणन तत्समक के रूप में एक का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि एक को ही गुणन तत्समक कहा जाता है, क्योंकि इसको किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो उसके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग इस चीज़ को सॉल्व कर लेते हैं भाई। तो गुणन तत्समक, अब योज्य तत्समक के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं कि योज्य तत्समक के बेस पे हमारे पास क्या क्या कंटेंट आते हैं, किसके बेसिस पे आते हैं। ठीक है, तो गुणन तत्समक में हम लोग इस चीज़ को देख लें कि कोई भी संख्या जिसमें एक का गुणा करने पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, एक को गुणन तत्समक कहते हैं। कोई भी संख्या जिसमें एक का गुणा करने पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, एक को गुणन तत्समक कहते हैं। कोई भी संख्या जिसमें एक का गुणा करने पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, एक को गुणन तत्समक कहते हैं। एक को क्या कहा जाता है, गुणन तत्समक कहते हैं। तो कोई भी संख्या जिसमें एक का गुणा करने पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, एक को गुणन तत्समक कहते हैं। तो कोई भी संख्या जिसमें एक का गुणा करने पर उसके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, एक को गुणन तत्समक कहते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग गुणन संक्रिया में हम लोग यहाँ से कर लिए कि प्लस प्लस का मल्टीप्लाई प्लस के बेस होता है तो प्लस आता है, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई के बेस होता है तो माइनस आता है, माइनस प्लस माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस के बेसिस होता है, बट माइनस प्लस का करते हैं तो ये माइनस के बेसिस पे होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग कर सकते हैं 6 4 जा 24 के बेसिस पे, और इसको हम लोग कर सकते हैं 6 -4 के बेस पे -24 के बेस पे कर सकते हैं। माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस होता है तो 24 के बेस पे कर सकते हैं। -6 का मल्टीप्लाई +4 के बेस हो जाएगा तो 6 4 जा 24 के बेस हो जाएगा, माइनस प्लस का मल्टीप्लाई माइनस के बेस हो जाएगा। तो गुणन तत्समक के रूप में हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं। तो कोई भी संख्या जिसमें एक का गुणा करने पर उसके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता, इसको हम लोग गुणन तत्समक के रूप में जानते हैं। तो जब ये गुणन तत्समक के लिए आप लोगों के पास आएगा तो ये गुणन तत्समक के रूप में आप लोग इस चीज़ को ईजिली क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं भाई कि ये गुणन तत्समक के बेस पे आपके पास क्या क्या कंटेंट आएंगे और किसके किसके बेसिस पे आएंगे। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, यूजेस कर सकते हैं कि ये दोनों किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में रहेंगे और किस किस के बेसिस में भी आते जाएंगे। तो सारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं भाई कि दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और किस किस के बेसिस पे रहेंगे। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो चलिए इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। कोई भी संख्या जिसमें एक का गुणा करने पर उसके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, एक को गुणन तत्समक कहते हैं। अब यहाँ पर योज्य तत्समक के बारे में हम लोग जान जाते हैं भाई। योज्य
तत्समक चलिए योज्य तत्समक के बारे में जानते हैं। तो योज्य तत्समक के अंतर्गत शून्य आता है। शून्य को ही योज्य तत्समक कहा जाता है। ठीक है, तो योज्य तत्समक के अंतर्गत हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। योज्य तत्समक के अंतर्गत शून्य आता है, शून्य को ही योज्य तत्समक कहा जाता है। शून्य को ही क्या कहा जाता है? योज्य तत्समक के रूप में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो जब भी शून्य की बात होती है तो योज्य तत्समक के रूप में हम लोग इसका यूज करते हैं। तो योज्य तत्समक के अंतर्गत शून्य आता है, शून्य को ही योज्य तत्समक कहा जाता है। योज्य तत्समक के अंतर्गत शून्य आता है क्योंकि शून्य एक ऐसी संख्या है, क्योंकि शून्य एक ऐसी संख्या है, एक ऐसी संख्या है जिससे किसी भी संख्या के साथ जोड़ने पर या घटाने पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे यहाँ पर है p प्लस 0 करेंगे तो p आ जाएगा। दूसरा यहाँ पर 6 प्लस 0 करेंगे तो 6 ही आ जाएगा। -13 प्लस 0 करेंगे तो -13 ही आ जाएगा। तो योज्य तत्समक के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं। भाई योज्य तत्समक के अंतर्गत शून्य आता है, शून्य को ही योज्य तत्समक कहा जाता है क्योंकि हम लोग ये चीज़ जानते हैं क्योंकि शून्य एक ऐसी संख्या होती है जिसे किसी भी संख्या के साथ जोड़ने पर या घटाने पर उसके मान में कोई भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। को योज्य तत्समक के अंतर्गत शून्य आता है, शून्य को ही योज्य तत्समक कहा जाता है क्योंकि शून्य एक ऐसी संख्या है जिससे किसी भी संख्या के साथ जोड़ने पर या घटाने पर उसके मान में कोई भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। तो योज्य तत्समक के अंतर्गत हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि योज्य तत्समक के अंतर्गत शून्य आता है, शून्य को ही योज्य तत्समक कहा जाता है क्योंकि शून्य एक ऐसी संख्या होती है जिससे किसी भी संख्या के साथ जोड़ने पर या घटाने पर उसके मान में कोई भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, चाहे वह p प्लस 0 इक्वल टू पी हो, चाहे 6 प्लस 0 इक्वल टू 6 हो, चाहे -13 प्लस 0 इक्वल टू -13 हो क्यों ना हो। ठीक है, तो योज्य तत्समक के अंतर्गत शून्य आता है, शून्य को ही योज्य तत्समक कहा जाता है क्योंकि शून्य एक ऐसी संख्या है जिससे किसी भी संख्या के साथ जोड़ने पर या घटाने पर उसके मान में किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं होता, जिसको हम लोग योज्य तत्समक के अंतर्गत जानते हैं। तो जब भी योज्य तत्समक के बारे में आप लोगों को पूछा जाएगा तो आप लोग योज्य तत्समक के बारे में इसी कंटेंट के अनुसार से आप लोग इस चीज़ को बता सकते हैं कि ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेंगे और किसके बेसिस पे रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, यहाँ से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और किस किस के बेसिस पे रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और किस किस के बेसिस पे रहेंगे। तो ये सारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और किस किस के बेसिस पे रहेंगे। ठीक है, तो चलिए इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में हम लोग इस चीज़ को जानते हैं कि योज्य तत्समक के अंतर्गत शून्य आता है, शून्य को ही योज्य तत्समक कहा जाता है क्योंकि शून्य एक ऐसी संख्या होती है जिससे किसी भी संख्या के साथ जोड़ने पर या घटाने पर उसके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। तो योज्य तत्समक के अंतर्गत शून्य आता है, शून्य को ही योज्य तत्समक कहते हैं क्योंकि शून्य एक ऐसी संख्या होती है जिसे किसी भी संख्या के साथ जोड़ने पर या घटाने पर उसके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। अब हम लोग देखते हैं योज्य प्रतिलोम के बारे में।
यहाँ से देख लेते हैं योज्य प्रतिलोम के बारे में। योज्य प्रतिलोम के बारे में जानते हैं, ठीक है। योज्य प्रतिलोम के अंतर्गत योज्य प्रतिलोम के अंतर्गत योज्य प्रतिलोम के अंतर्गत संख्याओं के विपरीत चिन्ह के साथ लिया जाता है। संख्याओं को योज्य प्रतिलोम के अंतर्गत संख्याओं में -1 का कूड़ा के रूप में उपयोग किया जाता है। किसी भी संख्या का योज्य प्रतिलोम किसी भी संख्या का योज्य प्रतिलोम के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, ठीक है। तो योज्य प्रतिलोम के अंदर का संख्याओं में -1 के गुणा के रूप में उपयोग किया जाता है। किसी भी संख्या का योज्य प्रतिलोम उस संख्या के विपरीत चिन्ह होता है। उस संख्या के विपरीत चिन्ह पर होता है। विपरीत चिन्ह के अंतर्गत आता है। जैसे संख्या, इसका योज्य प्रतिलोम देखेंगे। तो जैसे कि 5 है तो 5 का क्या हो जाएगा -5, और -10 है तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। 12 है तो क्या हो जाएगा -12 हो जाएगा। प्लस का माइनस देखिए, -16 है तो +16 हो जाएगा। मतलब इसमें देखिए -1 का मल्टीप्लाई हो रहा है। तो योज्य प्रतिलोम के अंतर्गत आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि योज्य प्रतिलोम के अंतर्गत संख्याओं में -1 का गुणा के रूप में उपयोग किया जाता है। किसी भी संख्या के योज्य प्रतिलोम उस संख्या के विपरीत चिन्ह के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है भाई? तो उसके विपरीत चिन्ह के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो विपरीत चिन्ह के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे रहेंगे, ठीक है। तो योज्य प्रतिलोम के अंतर्गत संख्याओं में -1 का गुणा के रूप में उपयोग किया जाता है। किसी भी संख्या के योज्य प्रतिलोम उस संख्या के विपरीत चिन्ह के अंतर्गत आता है। जैसे संख्या योज्य प्रतिलोम संख्या 5 के बेस होता है, योज्य प्रतिलोम -5 के बेस हो जाएगा, -10 का 10 के बेस हो जाएगा, 12 का -12 के बेस हो जाएगा, -16 का 16 के बेस हो जाएगा। तो योज्य प्रतिलोम के अंतर्गत संख्या में -1 का गुणा के रूप में उपयोग किया जाता है। किसी भी संख्या का योज्य प्रतिलोम उस संख्या के विपरीत चिन्ह के अंतर्गत आता है। तो योज्य प्रतिलोम के अंतर्गत हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो योज्य प्रतिलोम के अंतर्गत संख्याओं में -1 का गुणा के रूप में उपयोग किया जाता है। किसी भी संख्या का योज्य प्रतिलोम उस संख्या के विपरीत चिन्ह के अंतर्गत होता है। तो योज्य प्रतिलोम के अंतर्गत संख्या में -1 का गुणा के रूप में उपयोग किया जाता है। किसी भी संख्या का योज्य प्रतिलोम उस संख्या के विपरीत चिन्ह के अंतर्गत आता है। तो योज्य प्रतिलोम के अंतर्गत संख्या में -1 का गुणा के रूप में उपयोग किया जाता है। किसी भी संख्या का योज्य प्रतिलोम उस संख्या के विपरीत चिन्ह के अंतर्गत आता है। तो योज्य प्रतिलोम के अंतर्गत संख्या में -1 का गुणा के रूप में उपयोग किया जाता है। किसी भी संख्या का योज्य प्रतिलोम उस संख्या के विपरीत चिन्ह के अंतर्गत आता है। जैसे संख्या 5 के बेस पे देखते हैं तो -5 आता है, -10 के बेस पे देखते हैं तो 10 आता है, 12 के बेस पे देखते हैं तो -12 आता है, -16 के बेस में देखते हैं तो 16 के अंतर्गत आता है। तो योज्य प्रतिलोम के अंतर्गत संख्या में -1 का गुणा के रूप में उपयोग किया जाता है। किसी भी संख्या का योज्य प्रतिलोम उस संख्या के विपरीत चिन्ह के अंतर्गत आता है। तो ये विपरीत चिन्ह के अंतर्गत आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि गुणनतः समक के बेस पे क्या हो जाएगा, योज्य प्रतिलोम के बेस पे क्या हो जाएगा। तो गुणनतः समक के बेस पे हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं, योज्य प्रतिलोम के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में आते जाएंगे, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं भाई, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और किस किस के बेसिस पे रहेंगे। तो ये सारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से
सॉल्व कर सकते हैं भाई, ठीक है, कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे। तो जब भी योज्य प्रतिलोम के अंदर संख्या में देखते हैं तो -1 का गुणा के रूप में उपयोग किया जाता है। किसी भी संख्या का योज्य प्रतिलोम उस संख्या के विपरीत चिन्ह के अंतर्गत आता है। तो योज्य प्रतिलोम के अंतर्गत संख्या में -1 का गुणा के रूप में उपयोग किया जाता है। किसी भी संख्या के योज्य प्रतिलोम उस संख्या के विपरीत चिन्ह के अनुसार होता है, जैसे 5 का -5, -10 का 10, 12 का -12, -16 का 16 के बेस पे हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ का क्या कर सकते हैं, आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब भी योज्य प्रतिलोम के अंतर्गत हम लोग देखते हैं तो योज्य प्रतिलोम के अंतर्गत संख्या में -1 का गुणा के रूप में उपयोग किया जाता है। किसी भी संख्या का योज्य प्रतिलोम उस संख्या के विपरीत चिन्ह के अंतर्गत आता है, जैसे संख्या का 5 के बेस पे देखते हैं तो -5 आता है, -10 के बेस पे देखते हैं तो 10 आता है, 12 के बेस पे देखते हैं तो -12 आता है, -16 के बेस पे देखते हैं तो 16 के बेस पे आता है। तो जब भी इस चीज़ को देखेंगे तो योज्य तत्समक के बेस पे देख सकते हैं, योज्य तत्समक के बेस पे देख सकते हैं, योज्य प्रतिलोम के बेस पे देख सकते हैं, गुणन तत्समक के बेस पे आप लोग इस चीज़ को देख सकते हैं। तो जैसे कि हम लोग इस चीज़ को देख रहे थे, पहला हम लोग यहाँ पर गुणन तत्समक के रूप में देख रहे थे, गुणन तत्समक, ये आप लोगों का किसके रूप में है, गुणन तत्समक के रूप में है, ठीक है, ये आप लोगों का गुणन तत्समक के रूप में हो जाएगा। इस कंटेंट के अनुसार हम लोग इस चीज़ को जानते हैं भाई। चलिए इस क्वेश्चन के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं। एक साथ इसको अच्छे से समझ लीजिए। गुणन तत्समक, योज्य तत्समक, योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम के बेस पे हो जाएगा, ये योज्य तत्समक के बेस पे हो जाएगा, और ये आप लोगों का गुणन तत्समक के बेस पे हो जाएगा, ठीक है। तो इस कंटेंट के अनुसार से हम लोग यहाँ पर जानने वाले हैं गुणन तत्समक, योज्य तत्समक और योज्य प्रतिलोम के बारे में। तो गुणन तत्समक को देख लेते हैं, फिर योज्य तत्समक को देखेंगे, फिर योज्य प्रतिलोम के बेस पे देखेंगे, ठीक है। जैसे कि आप लोग संख्या पद्धति के अनुसार से आप लोग ये चीज़ को तो जानते ही हैं कि नंबर सिस्टम के अंतर्गत आप लोग संख्या पद्धति में ये चीज़ को देखें कि प्राकृतिक संख्या किस तरीके से व्यवहार करती है, पूर्ण संख्या किस तरीके से व्यवहार करती है, पूर्णांक संख्याएं किस तरीके से व्यवहार करती है। मतलब प्राकृतिक संख्या के बेस पे हम लोग उस चीज़ को देखते हैं तो प्राकृतिक संख्या किस तरीके से व्यवहार करती है, पूर्ण संख्या किस तरीके से व्यवहार करती है, प्राकृतिक संख्या किस तरीके से व्यवहार करती है। मतलब प्राकृतिक संख्या को हम लोग देखते हैं तो प्राकृतिक संख्या का व्यवहार किस तरीके से होता है, पूर्ण संख्या का व्यवहार किस तरीके से होता है, प्राकृतिक संख्या का किस तरीके से होता है, पूर्ण संख्या का किस तरीके से होता है, पूर्णांक संख्या का किस तरीके से होता है, परिमेय संख्या का किस तरीके से होता है, अपरिमेय संख्या का किस तरीके से होता है, अब वास्तविक संख्या का किस तरीके से होता है। ये सारी चीज़ को भी आप लोग यहाँ से जान सकते हैं भाई, ठीक है, कि ये किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में रहेंगे, किसके बेसिस पे रहेगा, ठीक है। तो जैसे कि आप लोग प्राकृतिक संख्या के बेस पे ये चीज़ जानते हैं कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है, लेकिन उसी को पूर्ण संख्या के रूप में हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो क्या होता है कि यदि प्राकृतिक संख्या में शून्य को सम्मिलित करते हैं, यदि प्राकृतिक संख्या में किसको सम्मिलित करते हैं, शून्य को, यदि प्राकृतिक संख्या में शून्य को शामिल करने पर बना संख्या परिवार आप लोगों का क्या कहलाता है। अगर प्राकृतिक संख्या में हम लोग शून्य को शामिल करते हैं तो बना संख्या परिवार आप लोगों का पूर्ण संख्या कहलाता है। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य होती है। जब सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य होती है। सबसे पहली प्राकृतिक संख्या 1 होती है तो सबसे पहली पूर्ण संख्या भी 0 होती है, मतलब शून्य होती है। तो यहाँ पर आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं थोड़ा सा माइंड लगा करके कि भाई अगर प्राकृतिक संख्या की काउंटिंग तो आप लोगों की 1 से ही होती है। जो गिनती वाले संख्या होते हैं, जो गणना वाले संख्या होते हैं, जिसको हम लोग गिनती के रूप में करते हैं, जिसको हम लोग काउंटिंग के रूप में उपयोग करते हैं, दी नंबर यूज्ड फॉर काउंटिंग देन कॉल्ड एज नेचुरल नंबर। लेकिन अगर नेचुरल नंबर हम लोग 0 का इंक्लूड करते हैं तो वहाँ से आप लोगों को एक नंबर, एक फैमिली प्राप्त होगा, उसको हम लोग होल फैमिली बोलते हैं। मतलब अगर प्राकृतिक संख्या में शून्य को सम्मिलित करने पर बना संख्या परिवार आप लोगों को पूर्ण संख्या कहलाता है। तो पूर्ण संख्या की शुरुआत शून्य से होती है, जबकि प्राकृतिक संख्या की शुरुआत 1 से होती है। प्राकृतिक संख्या की शुरुआत किससे होती है, 1 से होती है, जबकि पूर्ण संख्या की शुरुआत किससे होती है, शून्य से 7 होती है, ठीक है। प्राकृतिक संख्या को n से दर्शाया जाता है, जबकि पूर्ण संख्या को w से दर्शाया जाता है। उसी प्रकार अगर उसमें तो आप शून्य के खेल हो गया, पॉजिटिव के बेस हो गया, अब यहाँ पर ऋणात्मक संख्या की एंट्री होता है, ठीक है। जिस तरीके से 0 का आगे एक प्लस की दुनिया, उसी प्रकार 0 के पीछे भी एक माइनस की दुनिया है। अब यहाँ पर प्लस की दुनिया आ गया, माइनस की दुनिया आ गया, 0 की दुनिया आ गया, तो तीनों को मिलाकर के संपूर्ण रूप से हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या बोलते हैं, इंटीजर नंबर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीजर नंबर बोलते हैं, पूर्णांक संख्या, जिसमें प्लस भी होता है, माइनस भी होता है और 0 भी होता है। क्लियर।
फिर उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे तो हमको बटे के फेस कट के रूप में एक दुनिया दिखाई देती है। बटे के फेस कट के रूप में मतलब पी बाई क्यू के रूप में। तो जहाँ पर पी बाई क्यू के रूप में हम लोग पहुँचते हैं तो पी बाई क्यू के रूप में जिसको हम लोग पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं उसको हम लोग परमेय संख्या कहते हैं। परमेय संख्या को पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं और जिसको हम पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं उसको हम लोग परमेय संख्या नहीं कहते। जहाँ पर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो के बेस होता है। डिनोमिनेटर आप लोगों का हर जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जीरो को हम लोग परमेय संख्या मानते हैं कि 0/1 क्योंकि इसका हर का मान जीरो नहीं होता है, ठीक है। लेकिन बहुत लोग इसमें कन्फ्यूजन रहते हैं, लेकिन आप लोग बता दे रहे हैं 1/0 परमेय संख्या नहीं है, बट 0 परमेय संख्या है। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं गुणन तत्समक योज्य तत्समक और योज्य प्रतिलोम के बारे में। गुणन तत्समक, गुणन तत्समक के अंतर्गत गुणन तत्समक के अंतर्गत गुणन तत्समक के अंतर्गत एक का उपयोग किया जाता है क्योंकि एक ऐसी संख्या है, एक ऐसी संख्या है, ठीक है। गुणन तत्समक के अंतर्गत एक का उपयोग किया जाता है क्योंकि एक ऐसी संख्या है जिसका गुणा किसी भी संख्या के साथ करने पर, जिसका गुणा किसी भी संख्या के साथ करने पर उसके मान में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। तो गुणन तत्समक के अंतर्गत एक का उपयोग किया जाता है क्योंकि एक ऐसी संख्या जिसका गुणा हम लोग किसी भी संख्या के साथ करते हैं तो उसके मान में किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो इस कंटेंट के हिसाब से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और किसके बेसिस पे रहेंगे। तो ये सारे चीज़ को भी आप लोग यहाँ से जान सकते हैं कि गुणन तत्समक के अंतर्गत एक का उपयोग किया जाता है क्योंकि एक ऐसी संख्या है जिसका गुणा किसी भी संख्या के साथ करने पर उसके मान में किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो इस कंटेंट के अनुसार से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अनुसार से भी आप लोग इस चीज़ को इजीली सॉल्व कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और किसके बेसिस पे रहेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं भाई, ठीक है। ये दोनों के अकॉर्डिंग में हमारे पास क्या क्या कंटेंट के अकॉर्डिंग में रहेंगे और किसके बेसिस में रहेंगे। तो ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से 1 बाय 1 करके क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई कि दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और किसके बेसिस पे रहेंगे। ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और किसके बेसिस में भी रहेंगे, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं भाई ये दोनों के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेंगे कि बेसिकली चीज़ के रूप में रहेंगे, ठीक है। तो गुणन तत्समक के अंतर्गत एक का उपयोग किया जाता है क्योंकि एक ऐसी संख्या होती है जिसका किसी भी संख्या के साथ गुणा करने पर उसके मान में किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए एक को हम लोग क्या कहते हैं, गुणन तत्समक। एक को गुणन तत्समक कहा जाता है, ठीक है। जैसे -5 × 1, 5 × 1, 6 × 1, 0 × 1। इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं, -5 ही आएगा, 5 ही आएगा, 6 ही आएगा, 0 ही आएगा।
तो गुणन तत्समक को आप लोग इस तरीके से देख सकते हैं भाई कि गुणन तत्समक के अंतर्गत एक का उपयोग किया जाता है क्योंकि एक ऐसी संख्या है जिसका गुणा किसी भी संख्या के साथ करने पर उसके मान में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। एक को गुणन तत्समक कहा जाता है। जैसे कि -5 × 1 के बेस पे -5 हो जाएगा, 5 × 1 के बेस पे 5 हो जाएगा, 6 × 1 के बेस पे 6 हो जाएगा, 0 × 1 के बेस पे 0 हो जाएगा। अब योज्य तत्समक के बेस पे देखते हैं। योज्य तत्समक के अंतर्गत योज्य तत्समक के अंतर्गत योज्य तत्समक के अंतर्गत शून्य का उपयोग किया जाता है क्योंकि शून्य एक ऐसी संख्या है एक ऐसी संख्या है जिसको किसी भी संख्या के साथ जोड़ने पर किसी भी संख्या के साथ जोड़ने पर उसके मान में किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं आता। है, ठीक है। तो शून्य को योज्य तत्समक कहते हैं। शून्य को योज्य तत्समक कहते हैं। शून्य को क्या कहते हैं भाई? शून्य को हम लोग योज्य तत्समक के अंतर्गत हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, ठीक है। तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को यहाँ से जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और किस के बेसिस पे रहेंगे। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे। तो योज्य तत्समक के अंतर्गत शून्य का उपयोग किया जाता है क्योंकि शून्य एक ऐसी संख्या है जिसको किसी भी संख्या के साथ जोड़ने पर उसके मान में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं आता है। शून्य को योज्य तत्समक कहते हैं। शून्य को हम लोग क्या कहते हैं? योज्य तत्समक कहते हैं। तो शून्य के अंतर्गत हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं भाई कि योज्य तत्समक के अंतर्गत 0 का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि शून्य एक ऐसी संख्या है जिसको किसी भी संख्या के साथ जोड़ने पर उसके स्थान में उसके मान में किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं आता है, ठीक है। इसमें किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो गुणन तत्समक के अंतर्गत एक का उपयोग किया जाता है क्योंकि एक ऐसी संख्या है जिसका गुणा किसी भी संख्या के साथ करने पर उसके मान में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आता है। एक को गुणन तत्समक कहा जाता है। जैसे -5 का मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा तो -5 हो जाएगा, 5 का मल्टीप्लाई 1 के साथ हो जाएगा तो 5 हो जाएगा, 6 × 1 के साथ होगा तो 6 हो जाएगा, 0 का मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा तो 0 का बेस हो जाएगा। तो योज्य तत्समक के अंतर्गत 0 का उपयोग किया जाता है क्योंकि 0 एक ऐसी संख्या है जिसको किसी भी संख्या के साथ जोड़ने पर उसके मान में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं आता है। शून्य को योज्य तत्समक कहते हैं। तो योज्य तत्समक के अंतर्गत शून्य का उपयोग किया जाता है क्योंकि शून्य एक ऐसी संख्या है जिसको किसी भी संख्या के साथ जोड़ने पर उसके मान में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं आता है। शून्य को योज्य तत्समक कहते हैं। जैसे 5 + 0 = 5, -19 + 0 = -19। तीसरा 40 + 0 = 40। चौथा a + 0 = a के माध्यम से आ जाएगा। देखिए किसी प्रकार का कोई परिवर्तन आ रहा है,
कोई भी परिवर्तन नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इस कंटेंट के हिसाब से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं। तो गुणन तत्समक के अंतर्गत एक का उपयोग किया जाता है क्योंकि एक ऐसी संख्या होती है जिसका गुणा किसी भी संख्या के साथ करने पर उसके मान में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। एक को गुणन तत्समक कहते हैं, जबकि शून्य को योज्य तत्समक कहते हैं। योज्य तत्समक के अंतर्गत जीरो का उपयोग किया जाता है क्योंकि शून्य एक ऐसी संख्या है जिसको किसी भी संख्या के साथ जोड़ने पर उसके मान में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आता है। शून्य को योज्य तत्समक कहते हैं, ठीक है। गुणन तत्समक के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो योज्य तत्समक के अंतर्गत आता है। तो योज्य तत्समक के अंतर्गत जीरो को उपयोग किया जाता है क्योंकि जीरो एक ऐसी संख्या है जिसको किसी भी संख्या के साथ जोड़ने पर उसके मान में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं आता है। शून्य को योज्य तत्समक कहते हैं। 5 + 0 = 5 -19 + 0 = -19 हो जाएगा। 40 + 0 = 40 हो जाएगा। a + 0 = a के माध्यम से हो जाएगा, ठीक है। तो गुणन तत्समक के अंतर्गत हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि गुणन तत्समक का अंतर्गत एक का उपयोग किया जाता है, जबकि क्योंकि एक ऐसी संख्या होती है जिसके साथ संख्या की जिसका गुणा किसी भी संख्या के साथ करने पर उसके मान में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। एक को गुणन तत्समक कहते हैं। जैसे -5 × 1 के बेस में -5 हो जाएगा, 5 × 1 के बेस में 5 हो जाएगा, 6 × 1 के बेस में 6 हो जाएगा, 0 × 1 के बेस में 0 के बेस में हो जाएगा। योज्य तत्समक के अंतर्गत जीरो का उपयोग किया जाता है क्योंकि जीरो एक ऐसी संख्या होती है जिसको किसी भी संख्या के साथ जोड़ने पर उसके मान में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आता है। शून्य को योज्य तत्समक कहते हैं। 5 + 0 = 5 -19 + 0 = -19, 40 + 0 = 40, a + 0 = a हो जाएगा, ठीक है। अब योज्य प्रतिलोम के बारे में देखते हैं। योज्य प्रतिलोम के अंतर्गत -1 का उपयोग किया जाता है क्योंकि किसी भी संख्या का योज्य प्रतिलोम किसी भी संख्या का क्योंकि किसी भी संख्या का योज्य प्रतिलोम उसके विपरीत चिन्ह के साथ होता है। उसके विपरीत चिन्ह के साथ होता है। तो -1 को योज्य प्रतिलोम कहते हैं। जैसे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई, जैसे -5 का क्या हो जाएगा 5 पहला, 40 का क्या हो जाएगा -40 प्लस माइनस में होता है, देखिए ए का क्या हो जाएगा -a, चौथा 400 का क्या हो जाएगा -400 हो जाएगा। क्लियर। तो गुणन तत्समक, योज्य तत्समक, योज्य प्रतिलोम। गुणन तत्समक, योज्य तत्समक, योज्य प्रतिलोम के अंतर्गत हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो गुणन तत्समक के अंतर्गत एक का उपयोग किया जाता है क्योंकि एक ऐसी संख्या है जिसका गुणा किसी भी संख्या के साथ करने पर उसके मान में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। एक को गुणन तत्समक कहा जाता है। जैसे -5 × 1 -5 × 1 5 के बेसिस हो जाएगा, 6 × 1 6 के बेसिस हो जाएगा, 0 × 1 0 के बेसिस हो जाएगा। योज्य तत्समक के अंतर्गत जीरो का उपयोग किया जाता है क्योंकि जीरो एक ऐसी संख्या जिसको किसी भी संख्या के साथ जोड़ने पर उसके मान में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं आता है। शून्य को योज्य तत्समक कहते हैं। जैसे 5 + 0 = 5 -19 + 0 = -19, 40 + 0 = 40, a + 0 = a। योज्य प्रतिलोम के अंतर्गत -1 का उपयोग किया जाता है क्योंकि किसी भी संख्या का योज्य प्रतिलोम उसके विपरीत चिन्ह के साथ होता है। -1 को योज्य प्रतिलोम कहते हैं। जैसे -5 = 5, 40 = -40, a = -a, 400 = -400 के बेस पे हो जाएगा। क्लियर। तो इस कंटेंट के कोडिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं कि ये गुणन तत्समक है कि योज्य तत्समक है कि योज्य प्रतिलोम है भाई, ठीक है। इस कंटेंट के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं। अब क्वेश्चन के कोडिंग में आ जाते हैं।
हमारे पास जो क्वेश्चन के बेस पे था, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में आ जाते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई। सीधा करेगा 2n+3 का स्क्वायर माइनस 2n-3 का होल स्क्वायर का एक गुणनखंड 8 है। यहाँ n एक प्राकृत संख्या है, ठीक है। n एक प्राकृत संख्या है, मतलब नेचुरल नंबर के बेस पे बोला जा रहा है, ठीक है। तो प्राकृत संख्या के बेस पे हम लोग क्या करते हैं, जो गिनती वाली संख्या होते हैं इस चीज़ को करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दिया है हमारे पास दिया है 2n+3 का होल स्क्वायर माइनस 2n-3 का होल स्क्वायर, ये दिया गया है। एक गुणनखंड 8 है, जहाँ पर n एक प्राकृत संख्या के बेस पे है, ठीक है। ये चीज़ दिया गया है। चूँकि हम जानते हैं कि हमारे पास सर्व समीकरण होते हैं, हमारे पास 3 सर्व समीकरण होते हैं। इसको आप लोग क्लास 7-8 के बेस पे भी आप लोग इस चीज़ को पढ़े होंगे। a+b का होल स्क्वायर, a-b का होल स्क्वायर, a² प्लस b स्क्वायर, 1 2 3, ये 3 होते हैं हमारे पास। तो एक इसमें से आप कौन सा सर्व समीकरण यूज होगा आप लोग जान गए हैं, 3rd नंबर वाला, ठीक है। कौन सा नंबर वाला यूज होगा, 3rd नंबर वाला, ठीक है। पहला है a+b का होल स्क्वायर होता है, इस चीज़ को मैं बता दे रहा हूँ। दूसरा a-b का होल स्क्वायर होता है। तीसरा a² - b स्क्वायर होता है। तो पहला होता है a+ का b स्क्वायर, दूसरा होता है a-b का होल स्क्वायर, तीसरा होता है a² - b स्क्वायर। तो पहला क्या होता है भाई, a+b का होल स्क्वायर होता है। दूसरा क्या होता है a-b का होल स्क्वायर, तीसरा a² - b स्क्वायर होता है। तो पहला किसके रूप में हो जाएगा, a+b का होल स्क्वायर के रूप में हो जाएगा। दूसरा a-b का होल स्क्वायर के रूप में हो जाएगा। तीसरा a² - b स्क्वायर के रूप में हो जाएगा, ठीक है। तो इस कंटेंट के हिसाब से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, यहाँ से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इजीली यहाँ से हम लोग इसी क्वेश्चन के बेस इस क्वेश्चन को भी क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला a+b का होल स्क्वायर के बेस पे देखते हैं। दूसरा a-b का होल स्क्वायर के बेस पे देखते हैं। तीसरा a² - b स्क्वायर के बेस पे देखते हैं। तो पहला a+b का होल स्क्वायर होता है, दूसरा a-b का होल स्क्वायर होता है, तीसरा a² - b स्क्वायर होता है। तो a+b का होल स्क्वायर होता है a² + 2ab + b स्क्वायर, ये होता है। a+b का होल स्क्वायर होता है a² + 2ab + b स्क्वायर। दूसरा a-b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² - 2ab प्लस होता है b का स्क्वायर, ये चीज़ होता है। तीसरा a² - b स्क्वायर के बेस पे क्या होता है, a + b होता है, और यहाँ पर होता है a-b होता है, a+b और a-b होता है। तो तीनों सर्व समीकरण के बेस पे आप लोग इस चीज़ को याद कर सकते हैं कि a+b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + 2ab + b स्क्वायर होता है। a-b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² - 2ab + b स्क्वायर होता है। 3rd नंबर a² - b स्क्वायर इक्वल टू a+b a-b होता है। तो पहला a+b का होल स्क्वायर होता है a² + 2ab + b स्क्वायर। दूसरा होता है a-b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² - 2ab + b स्क्वायर। तीसरा होता है a² - b स्क्वायर इक्वल टू a+b a-b के बेस पे होता है। तो सर्व समीकरण के बेस पे हम लोग इस चीज़ को जानते हैं, a+b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + 2ab + b स्क्वायर, a² - b स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू a² - 2ab + b स्क्वायर, a² - b स्क्वायर इक्वल टू a+b a-b के बेस पे होता है। तो यहाँ पर हम लोग इस चीज़ को सॉल्व कर लेते हैं। माना कि p इक्वल टू हम लोग यहाँ से लिखते हैं, तो यह हो जाएगा 2n+3 का होल स्क्वायर माइनस 2n-3 का होल स्क्वायर, ये a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर के रूप में। अब यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, तो 2n+3 हो जाएगा, a + b हो जाएगा, और यहाँ पर होता है a-b होता है, a-b, a माइनस यहाँ पर b, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा, देखिए a का स्क्वायर है, ये ऐसा a का स्क्वायर है माइनस ये b का स्क्वायर है। तो यहाँ पर सूत्र क्या होता है, a + b होता है a - b। तो a + b प्लस है और a - b की ब्रैकेट लगा दें, क्योंकि माइनस के बेस पे है ये। आप लोगों के किसके बेस पे है ये, आप लोगों के
माइनस के बेस पे। तो ये आप लोग सर्व समीकरण के बेस पे आप लोग इस चीज़ को याद कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं इस चीज़ को बता दे रहा हूँ। तो 2n + 3 का होल स्क्वायर माइनस 2n - 3 का होल स्क्वायर है, इसके बेस पे हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई इस कंटेंट के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएंगे और इस क्वेश्चन के बेसिस पे भी हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएंगे। इस चीज़ के माध्यम से हम लोग ये दोनों चीज़ को जान सकते हैं कि 2n + 3 का होल स्क्वायर माइनस 2n - 3 का होल स्क्वायर के बेस पे क्या होगा, 2n + 3 + 2n - 3 के बेस पे हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएंगे। ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ से इजीली सॉल्व कर सकते हैं भाई, ठीक है। कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में क्या क्या कंटेंट आएंगे और किसके किसके बेसिस में भी आएंगे। ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं भाई, सॉल्व आउट कर सकते हैं कि दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और किस किस के बेसिस पे रहेंगे। ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग सॉल्व करते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 2n + 3 + 2n - 3 इंटू ये इसके बेस पे हो जाएगा 2n + 3 - 2n + 3, ये हो जाएगा। अब इस चीज़ को हम लोग यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं भाई। यहाँ पर -3 + 3 से कट जाएगा, यहाँ -2n से कट जाएगा, 2n यहाँ से जुड़ेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4n हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 जुड़ेगा तो 6 हो जाएगा। यहाँ पर 8 का गुणनखंड है बोल रहे हैं, तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को लिख सकते हैं 4n इंटू यहाँ पर 2 × 3 के बेस पे हम लोग इस चीज़ को लिख सकते हैं, क्योंकि 6 का गुणनखंड हम लोग निकालेंगे तो 2 × 3 के बेस पे आ जाएगा। 2 इंटू किसके बेस पे आ जाएगा, 3 के बेसिस पे आ जाएगा, ठीक है। 2 × 3 के बेस पे आ जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास है 2n + 3 का होल स्क्वायर माइनस 2n - 3 का होल स्क्वायर के बेस पे हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्वेश्चन में क्या होता है a² - b² के बेस पे होता है, तो a² - b² के बेस पे हमारे पास ये कंटेंट के अकॉर्डिंग में आएंगे, तो a² - b² के बेस हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के अंतराल में हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएंगे इस चीज़ को हम लोग यहाँ से जान सकते हैं। 2n + 3 + 2n + 3 a + b और a - b के बेस हो जाएगा, तो प्लस माइनस के कारण 3 कट गया और 2n भी प्लस माइनस के कारण कट गया, तो यहाँ पर 2n जुड़ करके 4n हो गया, यहाँ पर 3 जुड़ करके 6 हो गया। 6 का गुणनखंड करेंगे तो ये आ जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं, 2 4 जा 8 हो जाएगा, 8 इंटू यहाँ पर 3n हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि 8 यहाँ पर n एक प्राकृत संख्या है, ठीक है, तो n का एक गुणनखंड है और यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। यही हमको क्या करना था भाई, सिद्ध करना था। इट्स दैट प्रूव दैट। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास ये चीज़ दिया गया है 2n + 3 का होल स्क्वायर माइनस 2n - 3 का होल स्क्वायर, p = है 2n + 3 का होल स्क्वायर माइनस 2n - 3 का होल स्क्वायर, 2n + 3 और 2n - 3 के बेस पे देखते हैं। चलिए अब इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 के बेस पे हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हैं भाई। तो क्वेश्चन नंबर 5 के बेस पे हमारे पास ये चीज़ दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि 2 क्रमागत संख्याओं के बेस पे, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि 2 क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग को 4 से विभाजित करने पर शेषफल हमको 1 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है, शेषफल 1 प्राप्त होता है। तो इस कंटेंट को हम लोग यहाँ से, जैसे कि आप लोग फर्स्ट चैप्टर में बहुपद के बेस पे आप लोग इस चीज़ को पढ़ें कि बहुपद के माध्यम से आप लोग इस चीज़ को पढ़ें कि बहुपद में आप लोग शेषफल प्रमेय पढ़े हैं, गुणनखंड प्रमेय पढ़े हैं। वहाँ पर बहुपद की पहचान कैसे होती है, अगर किसी भी चर राशि की घात पूर्ण संख्या के रूप में होती है तो वह बहुपद होती है, नहीं तो पूर्ण संख्या के रूप में नहीं होती तो वह बहुपद नहीं कहलाती है, ठीक है। उसमें आप लोग शेषफल प्रमेय के माध्यम से पढ़े थे और गुणनखंड प्रमेय के माध्यम से पढ़े थे। तो 2 प्रमेय पढ़े थे, एक शेषफल प्रमेय के माध्यम से होता है, दूसरा आप लोगों का गुणनखंड प्रमेय के माध्यम से होता है। तो एक को हम लोग शेषफल प्रमेय के माध्यम से पढ़ते हैं, दूसरा को हम लोग गुणनखंड प्रमेय के माध्यम से पढ़ते हैं। तो एक को आप लोग शेषफल प्रमेय के माध्यम से देखिए, दूसरा को आप लोग गुणनखंड प्रमेय के माध्यम से देखिए। तो एक को हम लोग शेषफल प्रमेय के माध्यम से देखेंगे, दूसरा को गुणनखंड प्रमेय के माध्यम से देखेंगे। तो शेषफल प्रमेय क्या होता है, गुणनखंड प्रमेय क्या होता है, इस चीज़ को भी हम लोग यहाँ से जानेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के बेस पे हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हैं कि सिद्ध कीजिए कि 2 क्रमागत संख्याओं के वर्गों के योग को 4 से विभाजित करने पर शेषफल सदैव 1 प्राप्त होता है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलिए माना कि संकेत में वहाँ पर लिख दिया, देखिए माना कि 2 क्रमागत संख्याएं, माना कि 2 क्रमागत संख्याएं n और n+1 है, ठीक है। इस चीज़ के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को जानते हैं भाई,
ठीक है। तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि सिद्ध कीजिए कि दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों को योग को 4 से विभाजित करने पर शेषफल सदैव क्या प्राप्त होता है, 1 प्राप्त होता है। तो माना कि दो क्रमागत संख्याएं n और n+1 के बेसिस पे है। किसके बेसिस पे है, n और n+1 के बेसिस पे है भाई, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अनुसार से आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये किसके अकॉर्डिंग में रहेगा और किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे रहेगा। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व कर सकते हैं भाई, ठीक है, कि ये किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और ये किस किस के बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अंतराल में आते जाएंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व कर सकते हैं भाई, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में किसके बेस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अंतराल में रहेंगे। तो इस चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो सिद्ध कीजिए कि दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों के योग को 4 से विभाजित करने पर शेषफल सदैव 1 प्राप्त होता है। तो माना कि दो क्रमागत संख्याएं n और n+1 है और चूंकि हम जानते हैं कि चूंकि हम जानते हैं कि p के बेस पे होता है, p इक्वल टू यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, p के बेस पे हो जाएगा आप लोगों के पास यहाँ पर n के बेस पे हो जाएगा और n और यहाँ पर n हो जाएगा n और n के स्क्वायर के बेस पे हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं। तो p के बेस पे हम लोग इस चीज़ को जानते हैं, चूँकि हम जानते हैं कि p इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, 4q+1 होता है। ये आप लोगों का समीकरण नंबर 1 होता है। और दूसरा होता है हम लोगों के पास दूसरा p इक्वल टू यहाँ पर होता है n का स्क्वायर होता है प्लस n+1 का होल स्क्वायर के बेस होता है, क्योंकि दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों को योग को 4 से विभाजित करने पर शेषफल सदैव 1 प्राप्त होता है, क्योंकि यहाँ पर दोनों का वर्गों का हम लोग क्रमागत संख्या को वर्ग करते हैं। तो ये हम लोग के पास समीकरण नंबर 2 के प्राप्त होता है, ठीक है। तो यहाँ पर माना कि दो क्रमागत संख्याएं, पहला n के बेस पे, दूसरा n+1 के बेस पे। तो चूंकि हम जानते हैं कि p इक्वल टू 4q+1 के बेस पे होते हैं, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई कि माना कि दो क्रमागत संख्या n है और एक और है n+1 के बेस पे, ठीक है। तो चूंकि हम जानते हैं कि p इक्वल टू 4q+1 समीकरण नंबर 1 हो जाएगा, p इक्वल टू n² प्लस n+1 को स्क्वायर, क्योंकि संख्या में बोला गया है कि दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों को योग को 4 से। अब समीकरण 1 व 2 का LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होगा। समीकरण 1 व 2 से हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, n का स्क्वायर प्लस n+1 का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 4q+1। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1 व 2 से, क्योंकि समीकरण 1 व 2 का आप लोगों का LHS बराबर है तो आप लोगों का RHS भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो LHS आप लोगों को बराबर है तो RHS भी आप लोगों का क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के अंतराल में हमारे पास दिया गया है कि माना कि दो क्रमागत संख्याएं n और n+1 है, तो चूंकि हम जानते हैं कि p इक्वल टू 4q+1 के बेसिस पे होता है। अब समीकरण 1 व 2 को हम लोग यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं भाई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, n² हो जाएगा, a प्लस b का होल स्क्वायर होता है n² प्लस यहाँ पर कितना होता है 2n होता है प्लस 1 होता है इक्वल टू कितना होता है 4q+1 के बेस पे होता है। अब इस चीज़ को हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास क्या क्या कंटेंट होगा, तो माना कि दो क्रमागत संख्याएं n और n+1 है, तो चूंकि हम जानते हैं कि p इक्वल टू 4q+1 के बेस होता है, p इक्वल टू n² प्लस n+1 का स्क्वायर के समीकरण नंबर 2 के बेस हो जाएगा। समीकरण नंबर 1 व 2 के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, तो n² प्लस 2n के बेस हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इस चीज़ को जोड़ेंगे तो 2n² प्लस 2n+1 इक्वल टू 4q+1 के बेस हो जाएगी। ये 1 से कटेगा तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा 2n² प्लस 2n इक्वल टू q के बेसिस पे हो जाएगा। अब इस चीज़ को आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2n को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर हम लोग 2n को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा n+1 बचेगा इक्वल टू यहाँ पर कितना बचेगा 4q बचेगा। यहाँ पर कितना बचेगा 4q, इसलिए यहाँ पर q का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2n और ब्रैकेट में n+1 इक्वल टू कितना बचेगा 4 के बेसिस पे बचेगा, ठीक है। तो n के बेसिस पे बचेगा तो यहाँ पर आप लोगों का क्या आ जाएगा, शेषफल 1 के बेसिस पे आ जाएगा। तो जब भी आप लोग दो क्रमागत संख्याओं के बीच में ज्ञात करते हैं या दो वर्गों के बीच में आप लोग इस चीज़ को ज्ञात करते हैं कि यहाँ पर n के बेस पे लेते हैं या n+1 के बेसिस पे लेंगे, तो ये सारे चीज़ कंटेंट के अनुसार हो जाएगा। तो इस कंटेंट के बेस पे हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, ईजिली सॉल्व कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो इस कंटेंट के अनुसार
हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं। तो इतने में आप लोगों का ये चैप्टर क्या होता है, कंप्लीट होता है, और इतने में आप लोगों का ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है, इतने में आप लोगों की ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट होता है। तो चैप्टर नंबर 14 आप लोगों का इसी एक्सरसाइज के साथ और इसी क्वेश्चन नंबर के साथ कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग मिलेंगे चैप्टर नंबर 15 के साथ, ठीक है। तो इतने में आप लोगों का गणितीय कथनों की जांच चैप्टर नंबर 14 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर हम लोग चैप्टर नंबर 15 के साथ मिलेंगे, जिसमें हम लोग क्षेत्रमिति के रूप में मिलेंगे, घन और घनाभ के रूप में, घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, इस कंटेंट के साथ हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं। इस क्लास को हम लोग यहीं और करते हैं। ओके बाय, हैव अ नाइस डे।